गरीबों का नेता बनते बनते नेता कब अमीर हो जाते हैं ये पता नहीं चलता, और जो गरीब है बेचारे गरीब ही रह जाते हैं। चुनाव के वक्त तमाम नेताओं को अपनी जाति की, अपने समाज की याद आती है। जो की नीति थी फूट डालो राज करो। मेरा ये सवाल आपसे होगा कि क्या वर्तमान समय में, चाहे वो शासन हो चाहे वो सत्ता हो, ये भी लोग इसी नीति को अपना रहे हैं क्या? लोगों को जातियों में बांटकर, लोगों को समुदायों में बांट। अशोक भाई अब बेल करा के निकले के चाहिए। क्या है भाई, उगतागल बड़ा खा। अच्छा, जब आप लोग जेपी सेनानी के रूप में थे वहाँ? जी, जेल में थे। उगतागल बड़ा खा ना ही टिकट ठोकट का प्रयास कर जाइत जी। तो हम कौन टिकट से चुनाव लड़े के टिकट। तो चुनाव लड़ने के टिकट कहाँ मिलेला हो? ये कौना स्टेशन पर? जेपी आंदोलनकारियों के चलते ही जो हम लोगों के अगुआ थे जी, वो लोग राह से भटक गए। इसलिए हम उस आंदोलन के माध्यम से जी, आने वाली पीढ़ी को संदेश क्या दें? आंदोलन करने से नहीं होता है, आंदोलन हो जाता है। जी। आंदोलन परिस्थिति ऐसी बनती है कि आंदोलन हो जाता है। जैसे कि कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज नए मेहमान के रूप में कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम अशोक कुमार हुआ। अशोक कुमार जी जेपी सेनानी हैं और सीवान जिले के बरहड़िया विधानसभा के जसौली गांव के रहने वाले हैं। हम पूरी बात करेंगे, जेपी आंदोलन से जुड़ी कहानी, किस्सों को सुनेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम लोग जो ये कार्यक्रम चलाते हैं संघर्ष की अधूरी दास्तां, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही है कि आप लोगों ने जो अनुभव अपने जीवन में समेटा है उससे हम आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दे सकें, यही हमारी मुख्य उद्देश्य है। धीरे धीरे प्रश्नों को हम पूछते जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रही? ये स्नातक जी। और मैं लॉ की भी परीक्षा दिया, फाइनल किया, लेकिन मैं डिग्री नहीं ले सका। जी। जेपी सेनानी आप हैं। सामाजिक जीवन में आप जब प्रवेश किए, आपका क्या उम्र था और क्या ऐसी घटना हुई कि आपको सामाजिक जीवन में जाना पड़ा? जिस समय आंदोलन हुआ उस समय जी, मैं बीए का विद्यार्थी ही नहीं था। बीए की परीक्षा देने के लिए डीएवी कॉलेज सीवान से जी, फॉर्म भरे हुए था। जी। लेकिन उसी बीच छात्र आंदोलन के क्रम में मुझे आंदोलन में कूदना पड़ा। छात्रों पर गोली चली थी, जी, जिसके विरोध में हम लोगों ने आंदोलन में ये किया, और धीरे धीरे वह आंदोलन बढ़ते बढ़ते जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ। जी। और इसमें जयप्रकाश नारायण को इस आंदोलन का कमान अपने हाथ में लेना पड़ा। जी। और कांग्रेस और कम्युनिस्ट के अलावा सारी पार्टियां उनके नेतृत्व में एक हो गईं और आंदोलन का समर्थन करने लगी। जी। अंत में जिसका ये हुआ, 1977 में जब आंदोलन ख़त्म हुआ, जी। जब ख़त्म क्या माने 77 में जब ये हुआ तो सारी कांग्रेस और कम्युनिस्ट के अलावा सारी पार्टियों अपना अस्तित्व समाप्त करके जी, उनके नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ। जी। और तब से जनता पार्टी रही। जेपी आंदोलन में जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय का कुछ ऐसा किस्सा, ऐसी कहानियाँ जो आप बताना चाहें आज की युवा पीढ़ी को, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले? देखा जाए अब जेपी आंदोलनकारियों के चलते ही जो हम लोगों के अगुआ थे जी, वो लोग राह से भटक गए। इसलिए हम उस आंदोलन के माध्यम से जी, आने वाली पीढ़ी को संदेश क्या दें? जब हम अपने स्वयं उसे अलग होकर चुनावी राजनीति से अलग हो गए। आपको मैं बता दूं, जब मैं बक्सर जेल में था जी, तो हमारे साथ अखलाक अहमद, पूर्व मंत्री जी, बिहार सरकार, मेरे साथ जेल में थे। जी। विक्रमगंज के रहने वाले थे, वहीं से विधायक भी हुए थे। और 77 में विधायक हुए, 80 में भी विधायक हुए और 80 में मंत्री भी हुए। उन्होंने हमसे कहा कि अशोक भाई अब बेल करा के निकले के चाहिए। क्या है भाई, उगतागल बड़ा खा। अच्छा, जब आप लोग जेपी सेनानी के रूप में थे वहाँ? जी, जेल में थे। उगतागल बड़ा खा ना ही टिकट ठोकट का प्रयास कर जाइत तो हम कौन टिकट से चुनाव लड़े के टिकट। तो चुनाव लड़ने के टिकट कहाँ मिलेला हो? ये कौना स्टेशन पर?
तो कह कि नहीं पार्टी चुनाव देती है। मुझे कहने का मतलब आपसे यही कि हमको उतना दिन लगभग साल भर जेल में रहने के बाद छपरा सिवान होते हुए मैं बक्सर पहुंचा था जी। इतना दिन रहने के बाद भी यह ज्ञान नहीं था कि हम यह राजनीति करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन में आए क्या हैं। बात। और शायद पार्टी भी टिकट देती है, जिसका मैंने इस चर्चा करने का मतलब यही था कि ये ज्ञान नहीं था। लेकिन परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति, बिल्कुल यह तो नशा बन चुकी थी। लेकिन अफसोस है अपने ही आंदोलन की, अपने ही बात करके हम बड़ी शर्मिंदा अपने को महसूस करते हैं उन नेताओं के चलते, उन अगुवाओं के चलते, जिसको अब आंदोलनकारी कहने में भी ये लगता है। लेकिन अब तो सच्चाई है, चूँकि जिस नीति जी जिस नियत जी से यह आंदोलन हुआ, उसको हमारे छात्र नेताओं ने, आजकल के बड़े नेता राजनीतिक मठाधीश लोग उसको रास्ते पर भटक गए और उसको सही रास्ता नहीं दे सके, जिसके चलते आने वाली पीढ़ी को, हमारे जैसा आदमी यह कहने में शर्म महसूस करता है कि आने वाली पीढ़ी भी आंदोलन करे और इस तरह के आंदोलन करे। लेकिन वो आए थे, न कोई राजनीति का चस्का था, न राजनीतिक। अब यहाँ तक मुझे यह भी ज्ञान नहीं था कि यहाँ से निकलेंगे तो लोग चुनाव लड़ने के लिए भी, मेरे साथी लोग इसमें पड़े हुए हैं और निकलेंगे चुनाव लड़ने के लिए टिकट की व्यवस्था करेंगे। तो अब इसी से अंदाज कर लीजिए। जेपी आंदोलन के बाद देश में कोई देशव्यापी आंदोलन नहीं हो पाया है। क्या लगता है अब देश को फिर से क्रांति की आवश्यकता है क्या? निश्चित रूप से आवश्यकता है जी। लेकिन अब मेरे जैसा आदमी आने वाली पीढ़ी को अगर ये कहता है तो शायद वह आने वाली पीढ़ी यह शंका करेगी कि शायद ये लोग जैसा हुआ वैसा ही हम लोग तो होंगे कि क्या। लेकिन आंदोलन होता है, आवश्यकता तो उससे भी बड़े आंदोलन की है। लेकिन मैं मानता हूँ, मेरी मान्यता है कि आंदोलन करने से नहीं होता है, आंदोलन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति बनती है कि मजबूरी में थी नवयुवक को या समाज में रहने वाले लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिस प्रकार जब अंग्रेज हम भारतीयों को गुलाम किए थे, तो एक स्लोगन बड़ा चर्चे में आज भी रहता है कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। मेरा ये सवाल आपसे होगा कि क्या वर्तमान समय में, चाहे वो शासन हो चाहे वो सत्ता हो, ये भी लोग इसी नीति को अपना रहे हैं क्या? लोगों को जातियों में बांटकर, लोगों को समुदायों में बांटकर। देखा जाए 1985 में जी सिवान गांधी मैदान में मैं भाषण दिया था। उसमें मोरारजी देसाई को आना था जनता पार्टी के में, लेकिन मोरारजी देसाई आए नहीं जी। इसके लिए उनके नाम पर बड़ी भीड़ थी। मुझको लोगों ने खड़ा किया बोलने के लिए, तो मैं करीब लगभग 45 मिनट बोला था उस मीटिंग में गांधी मैदान में। तो मैंने कहा था, उस समय मैंने कहा था कि देश में जिस भी जाति का नेता अपनी जाति को कुछ देने के लिए जातवाद नहीं करता है, जाति का शोषण करने के लिए जाति का सहारा लेता है। मैंने उदाहरण दिया था उस समय के ही में बाबू जगजीवन राम जी का, कि हरिजन के नेता जगजीवन बाबू, जितना उनका पैसा स्विस बैंक में रह गया जो आ नहीं सका, जो भारत के एक 5 वर्षीय योजना चला देने के लिए काफ़ी थी। लेकिन मेरा अनुभव यही रहा है कि जाति का सहारा नेता लोग जाति का शोषण करने के लिए करते हैं, जाति को कुछ देने के लिए नहीं करते हैं। मैंने आज तक किसी नेता को नहीं देखा है कि वह जाति के नाम पर चुनकर जाता जरूर है, उसका शोषण करके वोट लेकर जाता जरूर है, लेकिन उसे जाति के लिए किया हो, कुछ ऐसा हमने नहीं देखा है। हो सकता है कि हमारी अनुभव कम हो। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई यही है, लेकिन मैंने नहीं देखा। गरीबों का नेता बनते बनते नेता कब अमीर हो जाते हैं ये पता नहीं चलता, और जो गरीब है बेचारे गरीब ही रह जाते हैं। चुनाव के वक्त तमाम नेताओं को अपनी जाति की, अपने समाज की याद आती है। अभी हाल ही में आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जब आप राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल रहे थे। आप बीजेपी सेनानी, नीतीश जी बीजेपी सेनानी, कैसा अनुभव रहा? देखिए, जेपी आंदोलन में हम लोग नीतीश कुमार के साथ ज़्यादा रहे। नीतीश कुमार बक्सर जेल में भी गए थे, दूसरे केस में गिरफ्तार होकर के वहाँ आए थे जहाँ मैं पहले से था। और आंदोलन के क्रम में भी
हम लोग एक साथ रहने का, चूँकि भी समाजवादी विचारधारा से थे, मैं भी समाजवादी विचारधारा का था, इसलिए दोनों के विचार मिलते जुलते थे, इसलिए उनके नज़दीक रहने का, लालू जी के भी नज़दीक रहने का अवसर मिला मुझे। अच्छा, जहाँ मैं गिरफ्तार हुआ, पचरुखी का बिहार का प्रथम जनता सरकार का उद्घाटन में, जहाँ राष्ट्रकवि नागार्जुन आए थे उसका उद्घाटन करने जी, उसमें लालू यादव भी आए थे। लेकिन यहाँ तो चूँकि जवाहर हुसैन, यहाँ उस समय बिहारिया ने जीरादेही हुआ करता था विधानसभा, जबकि जवाहर हुसैन विधायक हुआ करते थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत में कांग्रेस के में थे। तो यहाँ पुलिस छावनी बन गई थी पूरा पचरुखिया का इलाका। लालू जी ने मुझसे कहा कि अशोक भाई, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो कोई देखने वाला नहीं है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, अच्छा, और कोई देखने वाला नहीं है। तो अब चूँकि इतनी पुलिस की व्यवस्था थी कि मुझे उनको अपने छोटे भाई की साइकिल पर बैठा करके किसी रास्ते से होकर तरवारा होकर के भगाना पड़ा और गोपालगंज गए। हालांकि गिरफ्तार हुए 1-1.5 महीने के बाद वो भी, तब तक उनकी पत्नी का बच्चा हो चुका था, जिसका मीसा भारती उनकी प्रथम पुत्री थी। चूँकि मीसा में गिरफ्तार हुई इसलिए उसका नाम मीसा भारती रहा। तो चूँकि पचरुखी से ही गए, लेकिन चूँकि वो भी उनको भी आना, छात्र नेता में विक्रम कुंवर थे, सारे लोग 41 लोग गिरफ्तार हुए थे पचरुखी में। तो नीतीश जी के साथ जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या कुछ विशेष वार्ता? नहीं, विशेष वार्ता कुछ नहीं हुई। स्वाभाविक है, पुराने साथी को देख करके थोड़ा सा ही होता है। और उनको आश्चर्य, मैंने वहाँ जाने का मतलब ही था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था जनता दरबार में उनसे मिलने का। चूँकि हमारी आदत नहीं है शुरू से ही, हम चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जो थे उनके साथ भी हम 6 महीना लगातार पैदल यात्रा में रहे। अच्छा। कन्याकुमारी से दिल्ली तक उनके बहुत करीब रहने का मौका मिला। लेकिन अब ये आदत नहीं है कि नियम से अलग हट करके और धक्का मुक्की खा करके और धक्का मुक्की सह करके भेंट करें। इसीलिए मैंने वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि दुर्भाग्य है मनीष बाबू कि अब अगर अंदाज कर लीजिए कि मेरे जैसे आदमी को भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद लगभग 2 साल के बाद नंबर आया। 2 साल? जी, शायद दिसंबर 21 में मेरे एक मित्र इंतखाब अहमद सिवान के, वो जानते करते थे, वो उन्होंने ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया। 2 साल पहले आप रजिस्ट्रेशन किए थे? तो मैंने उनसे कहा भी मुख्यमंत्री से कि 2 साल, तो उन्होंने भी आश्चर्य किया और बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुला करके, जो कुछ समय होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, सिवान के ही हैं, आमिर सुबहानी, उनको बुलाए और कहा कि साहब जब आप होम मिनिस्टर थे तब से ही मामला पड़ा हुआ है, ये क्या ऐसा हुआ, इनको 2 साल इंतजार करना पड़ा? हम कहे ना सर, 2 साल तो आपसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ा, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। ये तो दरखास्त और आवेदन तो मेरा पहले से पड़ा हुआ है, कोरोना का भी पहले से। बताइए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मिलने के लिए 2 साल पहले आवेदन किए और 2 साल के बाद उन्हें अवसर मिलता है। आप अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो वहाँ पर होम सेक्रेटरी भी पहुँचे, सारे अधिकारियों को उन्होंने डांटा था, कहा था कि बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसा ही है, इनका काहे नहीं अभी तक हुआ। तो उस होम सेक्रेटरी हमको ले जा करके फिर अपने पास बैठा करके समझे बुझे और कहे कि आज 3 बजे मैं आपका फाइल मंगाऊँगा और जैसा होगा वैसा मैं, आपका टेलीफोन नंबर है, हम आपको खबर करूँगा। मैंने उनका टेलीफोन नहीं लिया कि बड़े अधिकारी लोग हैं, इनका नंबर मांगना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मेरा तो कागज़ पर है। लेकिन अभी भी लगभग मैं समझता हूँ कि 10-15 दिन हो गए, खबर नहीं, लेकिन अभी भी कोई खबर उन्होंने नहीं किया कि यही तो आलम है। ये वास्तविक है, वास्तविक स्थिति यही चल रही है प्रशासन का। और अगर वीडियो आपने देखा होगा तो मुख्यमंत्री से भी बड़ा अब तो कोई राजनेता नहीं है, बिल्कुल। उनके इतना करने के बाद भी मुझको कोई सूचना नहीं दी गई कि मेरा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं सही आवेदक हूँ गलत हूँ, यह भी नहीं दिया गया। मुझको लगता है कि अब तो इसके लिए मुझे हो सकता है कि पटना उच्च न्यायालय का भी रास्ता अख्तियार करना पड़े। इसलिए सिर्फ मैं
अब दो घाटा महसूस करता हूँ। एक तो मुझे पूरा पेंशन मिलना चाहिए, जो आधा मिलता है वो तो मुझे घाटा है ही, और मुख्यमंत्री भी तो अगर नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री तो समझेंगे कि शायद मैं उनसे जो संबंधित था, उनसे मेरा परिचय था, मेरा उनसे संपर्क था, उसका शोषण करने के लिए गलत तो मैंने आवेदन नहीं दिया था, लेकिन मैं गलत आवेदन नहीं दिया हूँ। सरकार के नियम के विरुद्ध मुझे मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है, तो अब उसको मैं गलत नहीं हूँ इस बात को भी साबित करने के लिए मुझे न्यायालय का रुख करना पड़ सकता है, लेकिन उसके पहले मैं एक बार गृह सचिव से मिल लेना उचित समझता हूँ। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे हम लोग कि अभी जो समय चल रहा है 2023 का समय है, युवा बड़ी संख्या में राजनीति में आ तो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें वापस जाना पड़ रहा है, बर्बाद हो जाना पड़ रहा है। धन बल और बाहुबल के इस दौर में दड़ी बिछाने वाले, नीचे से संघर्ष करने वाले लोग राजनीति में ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। क्या संदेश होगा, क्या मार्गदर्शन होगा? देखा जाए जिस रूप में, जिस तरह से युवा राजनीति में जुट रहे हैं, वे विरासत की राजनीति करना चाहते हैं। या तो उनके बाप दादे, हम लोगों के न बाप दादे कोई राजनीति में रहा, न कोई ईसा था, और लेकिन मैं भी तो जब आंदोलन में गया तो जुआ था, लेकिन अब आंदोलन के अपने विचार किए, इस सब के मारे हुए आज हम चुनावी राजनीति से अलग हट करके किनारे पड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी स्वार्थ से ऊपर उठ करके कोई आंदोलन करे, राजनीति करे। सिर्फ कुर्सी के लिए आंदोलन करना, सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करना, यह उचित नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज के मेहमान के रूप में अशोक कुमार जी जसौली निवासी थे। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।